हेलो नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी। सुबह 8 बजे के करीब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। उफ, सुबह सुबह ये किसका फ़ोन आ गया। मन ही मन सोच रही थी कि सुबह के 2-4 मिनट भी कितने कीमती होते हैं। अब ये फ़ोन कॉल लूँगी तो 8:15 वाली बस निकल जाएगी, फिर दूसरी बस आने तक शायद ऑफिस पहुंचने में देर हो जाए। ऑफिस में देर से पहुंचूंगी तो मेरा खड़ूस मिजाज बॉस अपने चश्मे को नाक पर टिकाता हुआ मुझे घूरेगा और फिर कहेगा, मिसेज शांति कपूर आज 15 मिनट लेट हैं। ऐसे रोज रोज कैसे चलेगा। पर इस फोन वाले को इतनी बात कैसे मालूम होगी। यही सब सोचते हुए आगे बढ़ी और झुंझलाहट में फोन का रिसीवर कान में लगाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, मैं संजीव बंसल हॉस्पिटल से मिस्टर शर्मा बोल रहा हूँ। क्या आप मिसेस शांति कपूर हैं? जी हाँ, मैं शांति कपूर बोल रही हूँ। अस्पताल से मेरे लिए फ़ोन क्यों आया? इस सोच में मुझे घबराहट में डाल दिया। पर आपने मुझे फ़ोन क्यों किया? मैंने पूछा। जी, आप किसी रेखा कपूर को जानती हैं? इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है। उनके पर्स से ही हमें आपका पता नंबर मिला है, इसलिए आपको हमने फ़ोन किया। जी हाँ, मैं रेखा कपूर को जानती हूँ। वो मेरी बुआ है। पर उन्हें हुआ क्या है? वो आपके अस्पताल में कैसे आई? सब ठीक तो है ना? मैंने ढेर सारे सवाल एक साथ पूछ डाले। उधर से मिस्टर शर्मा ने थोड़ा अधीर होते हुए कहा, मैम आप यहाँ आ जाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे फ़ोन पर इतनी बात एक साथ नहीं पूछनी चाहिए थी। अपनी गलती का एहसास कर मैंने तुरंत उनसे अस्पताल का वार्ड नंबर, बेड नंबर पूछा और एक ऑटो रिक्शा कर अस्पताल की ओर चल पड़ी। ऑफिस में बॉस को फ़ोन कर बताया कि मुझे अचानक अस्पताल जाना पड़ रहा है, इसलिए आज मैं 1 घंटे बाद ऑफिस आऊँगी। मैं जानती हूँ कि 1 घंटे बाद ऑफिस जाने पर बॉस की क्या प्रतिक्रिया होगी, पर क्या करती। अस्पताल से खबर मिलने के बाद बुआ को देखे बिना काम पर जाना भी ठीक नहीं है। अगर चली भी जाती तो काम में मन कहाँ लगता। अस्पताल जाते वक्त बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि काश वह कोई और स्त्री हो, मेरी बुआ न हो। मैं अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही थी। रेखा नाम की कोई और भी तो हो सकती है, जो शायद मुझे जानता हो, उसके पास भी मेरा नंबर हो। मैं अस्पताल पहुंची तो मेरी सारी शंकाएं निर्मूल सिद्ध हुई। वास्तव में वो मेरी बुआ ही थी। बेड पर बेहोश पड़ी थी, माथे पर चोट थी और डॉक्टर ने पट्टी कर दी थी। चेहरा एकदम पीला पड़ रहा था, बहुत ही कमजोर नजर आ रही थी, मानो शरीर में खून ही नहीं हो। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं था। शायद यही उसकी बेहोशी की वजह थी। रिसेप्शन पर मिस्टर शर्मा से मिली तो उन्होंने बताया कि किसी सज्जन को ये रास्ते पर बेहोश पड़ी मिली थी। वो उन्हें अस्पताल में एडमिट करा कर अपना फ़ोन नंबर और नाम उसके पास लिखवा कर अपने ऑफिस चले गए। सबसे पहले मैंने उस अनजान सज्जन का मन ही मन धन्यवाद किया जो बुआ को अस्पताल लेकर आए थे। बाद में थोड़ी फुर्सत मिलने पर उन्हें कॉल कर उनका शुक्रिया अदा करूंगी। ऐसा सोचकर मैं डॉक्टर जो बुआ को देख रहे थे को मिलने के लिए उसके चैम्बर में गई। डॉक्टर से पता चलने पर कि उसके माथे पर गहरी चोट लगी है, खून की भी कमी है, इसलिए उन्हें होश में आने में शायद 2-3 घंटे लग जाएं। मैंने सोचा कि क्यों न मैं ऑफिस चली जाऊं और बॉस को सारी बात बताकर हाफ डे लेकर फिर आ जाऊंगी और तब तक शायद बुआ को होश आ जाए। डॉक्टर को अपनी मजबूरी बताकर और बुआ के लिए एक अटेंडेंट का इंतजाम कर मैं जल्द ही आने की बात कहकर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। ऑफिस पहुंची तो 10:30 बज रहे थे। मेरा ऑफिस टाइम 9 बजे शुरू होता है। डरते डरते बॉस के कैबिन की ओर बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंचते ही पैर ठिठक गए। बॉस अंदर किसी के साथ बड़े गुस्से से बात कर रहे थे।
मैं दरवाजे से थोड़ी दूर हटकर खड़ी हो गई। पता नहीं अंदर कौन था, क्योंकि सिर्फ बॉस की आवाज़ आ रही थी। सामने खड़ा व्यक्ति शायद सर झुकाए चुपचाप उसकी डांट सुन रहा था। 5 मिनट बाद वो उसकी आवाज़ शांत हुई। थोड़ी देर बाद कोई कमरे से निकला। अरे ये तो अपने ऑफिस में काम करने वाले बहादुर काका का बेटा है। मैंने उसे पहचान लिया था। बुलाने पर वो मेरे पास है और बताया आज सुबह से पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है, वो काम पर नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे अपने बदले काम पर भेज दिया ताकि ऑफिस का काम नहीं रुके। पर बॉस को पिताजी का ने आना और मुझे काम पर भेजने का प्रस्ताव पसंद नहीं आया। मुझे तो उनमें कोई खराबी नज़र नहीं आई, पर बॉस तो बॉस है। उस बहादुर काका का खुद निर्णय लेना रास नहीं आया। खैर उस दिन तो उन्होंने उसे काम करने को कह दिया, पर आइंदा से ऐसा करने पर काम से निकाल देने की धमकी दी। अब इस तरह के माहौल के बाद मुझे बॉस के पास जाने से डर लगने लगा। पता नहीं वे क्या कह बैठे। मैं आई कम इन सर कहते हुए मैं दरवाजे पर खड़ी हो गई। उन्होंने बड़ी विनम्रता से अंदर आने की इजाज़त दी। शायद ये तूफान के पहले की शांति थी। मैंने उन्हें सुबह की सारी घटना बताई। फिर थोड़ी देर चुप खड़ी रही। सोच रही थी कि अब उनसे हाफ डे की बात करूंगी तो बम की तरह फट पड़ेंगे। अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं, कैसे बोलूं। तभी उनके मुंह से ये सुनकर, मिसेस शांति आप यहाँ क्यों आई? आपको इस वक्त अस्पताल में अपनी आंटी के पास रहना चाहिए था। आप मुझे फ़ोन करके भी बता सकती थी। अभी आप उनके पास चली जाएं और अगर आपको किसी तरह की कोई मदद चाहिए तो मुझे बताएं। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नहीं सर, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। मैं अपना थोड़ा काम निपटा कर चली जाऊंगी। वैसे भी अभी वो होश में नहीं है और मैं उनके पास एक अटेंडेंट को रख कर आई हूँ। जैसे उन्हें होश आएगा वो मुझे तुरंत सूचित कर देगी, जैसा आप ठीक समझे मिसेस शांति। उन्होंने बड़े ही सीधे स्वर में कहा। मेरे लिए आज उनका व्यवहार बड़ा अप्रत्याशित था। मैं अपने टेबल पर गई और सोचा लंच आवर तक काम निपटा कर चली जाऊंगी, पर काम में मन ही नहीं लग रहा था। रह बुआ की बात याद आ रही थी। पिछले महीने ही तो मैं उनसे मिली थी। बड़े फूफा जी की 13वीं पर आई थी वो, मेरी प्यारी बुआ, जो मुझसे उम्र में थोड़ी ही बड़ी थी, जिन्हें दादाजी नक्की कहते थे और मैं प्यार से निक्की बुआ नक कहती थी। इतनी दुबली कैसे हो गई? हमेशा हंसते रहने वाली मेरी बुआ अचानक से इतनी शांत और उदास सी क्यों? वे सारे सवाल मेरे मन में कांधे कर रहे थे। शायद फूफा जी की 13वीं का माहौल है इसलिए, पर नहीं, बात कुछ और है। मेरा मन बार बार कह रहा था कि वैसे ही बुआ किसी बड़े दुख के दौर से गुजर रही है, क्योंकि छोटे छोटे दुखों में मैंने बुआ को हमेशा ही हंसते हुए पाया है। मुझे याद है वो दिन जब बुआ ने 10वीं की परीक्षा पास की थी। वो आगे पढ़ना चाहते थे, पर बाबूजी यानी मेरे दादाजी उनकी शादी करके अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहते थे। बाबूजी, मैं अभी शादी नहीं करूँगी, अभी मुझे पढ़ना है, बुआ ने अपने बाबूजी से बड़े आग्रहपूर्ण कहा था। देख नक्की, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर विदा कर दूं तो मेरा बोझ हल्का हो जाए। तो क्या बाबूजी, ये मेरा घर नहीं है? नहीं पगली, ये भी तेरा ही घर है, पर लड़कियों का असली घर उनकी ससुराली होता है। अब और पढ़ने की इच्छा हो तो अपने घर में जाकर पढ़ लेना। बाबूजी के इन शब्दों के आगे बुआ निरुत्त हो गई और कहीं न कहीं अपने घर के सपने देखने लगी। हर कुंवारी लड़की की तरह बुआ का भी सपना था कि उनका एक बहुत सुंदर सा अपना घर हो, प्यार करने वाला पति, सास ससुर देवर नंद, सबसे भरा पूरा परिवार हो।
बुआ ने कभी अपने घर में अकेले रहने के लिए सपने नहीं संजोए थे। भरे पूरे परिवार में रहने वाली बुआ को ससुराल भी वैसी ही मिली जैसे वह चाहती थी। बुआ के रिश्ते के लिए बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी। एक तरफ से कहूँ तो रिश्ता खुद चलकर हमारे घर आया था। मेरे छोटे फूफा जी जो अम्बाला में एयर फोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे, पहली बार अपने एक मित्र जो मेरे चचेरे भाई के साथ आए थे। मेरे भैया जी भी अम्बाला एयर फोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर थे। उन्हें किसी काम से कानपुर आना था। उन्हीं के साथ मेरे फूफा जी यानी परवनेश जी भी आए थे। हालांकि उस वक्त उनसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, पर बाद में बातों में बुआ की शादी की बात चल निकली और उन्हें हमारी बुआ पसंद आ गई। बाद में उनके परिवार वाले इस रिश्ते को मंजूरी देकर मात्र 3 महीनों के अंदर ही विवाह की तारीख भी निकलवा दी। बुआ की शादी बहुत धूमधाम से हुई। मेरे और मेरे बुआ जी के बीच कम फासला होने के कारण हम दोनों सहेलियों की तरह रहते थे और एक दूसरे के साथ अपने व्यक्तिगत बातें कर लिया करती थी। बुआ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। अक्सर फ़ोन पर ही उनसे बात होती थी। अपने नए घर के बारे में बुआ ने ही मुझे बताया था। जब शादी के बाद पहली बार मैं अपनी ससुराल आई तो सास ने मेरी आरती उतारी। फिर मैंने हिंदू रीति के अनुसार घर में अपना पहला कदम रखा। अपने घर की जो सुखद अनुभूति होती है, मैंने बिल्कुल वैसे ही महसूस किया। सास ने मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया, एकदम अंदर वाला कमरा, वह भी सीलन से भरा और दुर्गंध से भी आ रही थी। सीलन के कारण जगह जगह से कमरे का प्लास्टर भी उखड़ा हुआ था। कमरा देखते ही मेरा मन एकदम से बुझ गया, पर नई नवेली होने के कारण यह सोचकर मैं चुप रही कि शायद प्राइवेसी के लिए मुझे इस कमरा दिया गया है। कमरे में कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनदान, इसलिए धूप आने का कोई सवाल ही नहीं था। मैंने सोचा कि थोड़ी पुरानी हो जाऊंगी तो अम्मा जी से कहकर आगे वाला कमरा हमें देने के लिए कहूँगी। मेरे पति देव अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें इस बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था। कुछ दिनों बाद एक दिन बड़ी हिम्मत करके मैंने अपनी सास से पूछा, अम्मा जी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना पलंग बीच वाले कमरे में बिछा लूं। मेरी आशा के विपरीत अम्मा जी तुनक कर बोली, ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर जोर से हथौड़ा मारा हो। मेरा घर, फिर मेरा घर कौन सा है? बाबूजी ने मुझे अपने घर से विदा कर मुझे मेरे घर भेजा था, पर ये तो सास का घर है, फिर मेरा घर कहाँ है? रात को जब मेरे पति घर आए, मैं उन्हें कुछ बताती उससे पहले ही मेरी सास ने उन्हें नमक मिर्ची लगाकर घर पर कब्जा करने वाली मनोवृत्ति के बारे में बताना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया, अभी तो मैं जिंदा हूँ, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी, क्योंकि ये मेरा घर है। फिर कई दिनों तक इस बारे में मेरी बुआ से कोई बात नहीं हुई। धीरे धीरे वह अपनी गृहस्थी में रम गई। एक दिन मेरे बहुत आग्रह करने पर वो हमारे यहाँ आई। बाबूजी से मिले भी काफ़ी दिन हो गए थे। तब उनकी बातों से अंदाज़ा हो गया कि अब उन्होंने अपने घर का सपना देखना छोड़ दिया था। फूफा जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जब उन्हें एयरफोर्स का क्वार्टर मिलेगा तो वे अपने घर का सपना पूरा कर लें। बुआ ने अपने मन को मार लिया था। बुआ अब 2 बेटों की माँ बन चुकी थी। इसी बीच मेरी भी शादी नोएडा में तय हो गई। बुआ मेरी शादी में सिर्फ 2 दिन के लिए ही आ पाई थी, क्योंकि उनकी सास की तबीयत ठीक नहीं थी। शादी के बाद भी बुआ से कभी कभी बात हो जाती थी। बाद में उनकी सास के देहांत के बारे में पता चला। सबसे बड़ा झटका तो मुझे तब लगा जब बुआ ने बताया कि कैसे उनके देवर ने बड़ी चालाकी से माँ की बीमारी के वक्त उनसे घर के कागजातों पर हस्ताक्षर लेकर घर अपने नाम करवा लिया। सुनकर बड़ा दुख हुआ।
था। बच्चे बड़े हो रहे थे। बुआ ने उसे छोटे से कमरे में 2 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से काफ़ी वक्त काटा। देवर की शादी अभी नहीं हुई थी। शादी होते ही शायद वे उन्हें घर से निकाल दें। यह सोचकर फूफा जी ने अपने क्वार्टर के लिए ऑफिस में अर्जी डाल दी। संभवतः अगले महीने तक उन्हें क्वार्टर मिल जाता और बुआ का अपना घर का सपना पूरा हो जाता। घर पर ऊपर वाला न जाने किन रंगों में राजी था। होनी को शायद मंजूर नहीं थी कि वो अपने घर का सपना देखे। उस दिन फूफा जी की फ्लाइट पर गए तो शाम को उनके विंग कमांडर तथा अन्य कुछ लोग उनका शव लेकर घर आए। उनका प्लान कैश हो गया था। इस हादसे ने बुआ को तोड़ कर रख दिया और वे गुमसुम सी रहने लगी। भाई की 13वीं होते ही देवर अनिकेत ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। वे उन पर घर खाली करने का दबाव डालने लगा। उसने एक बिल्डर के साथ बात कर ली थी यहाँ पर वे एक फ्लैट बना ले और उसे एक फ्लैट तथा 30 लाख रुपए दे। बिल्डर इस बात के लिए राजी हो गया था, इसलिए वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके वे घर खाली हो जाए। रेखा बुआ ने थोड़ी दौड़ धूप कर किराए पर एक छोटा सा घर ले लिया और 2 बच्चों के साथ वहां आ गई। अपने घर का सपना देखने वाली बुआ अब किराए घर में आ गई थी। पवनेश फूफा जी के दोस्तों ने भाग दौड़ कर उनके भविष्य निधि के पैसे बुआ को दिलवाने में उनकी मदद की। अब बुआ के पास पैसे थे पर अपना घर बनाने का सपना कहीं पीछे छूट गया था। समय गुजरता रहा। रेखा बुआ ने घर पर छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उनका बेटा बड़ा अमर अभी 11वीं में पढ़ रहा था और छोटा बेटा सत्यम अभी 10वीं में था। पिता की नौकरी अमर को मिल सकती थी। फूफा जी के दोस्तों ने उसी वक्त ऑफिस में उसे नौकरी देने की बात कर उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया था और पढ़ाई पूरी होते ही एयरफोर्स में नौकरी मिलने का आश्वासन भी दिया था। अमर ने इंटर के बाद ग्रेजुएशन तक अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अभी उसने अपनी परीक्षा दी ही थी। अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था कि उसके पापा के मित्र जो उनके साथ ही काम करते थे उन्होंने इस इंटर्नशिप के लिए ऑफिस ज्वाइन करवा दिया। रिजल्ट आते ही उसकी नौकरी पक्की करवा दी। फूफा जी के दोस्तों ने सिर्फ उसके बेटे को नौकरी दिलवाई वरना उनको एयरफोर्स का क्वार्टर भी दिलवा दिया। अब बुआ और उसके दोनों बेटे किराए घर छोड़कर अपने क्वार्टर में आ गए। छोटा बेटा भी कॉलेज BA 3rd ईयर में पढ़ रहा था। अमर की नौकरी हुई अभी 2 साल हुए थे कि उसकी शादी के प्रस्ताव आने लगे। बुआ इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं करना चाहती थी पर इतने अच्छे रिश्ते को इनकार भी नहीं कर सकी। रागिनी पढ़ी लिखी, सुंदर और अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। बुआ ने अमर से पूछा तो उसने हामी भर दी। बुआ ने अपने पति के दोस्तों की मदद से अमर की शादी बड़े सादे ढंग से संपन्न करवा दी। अब बुआ ने अपने घर पर बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया था क्योंकि अब अमर कमाने वाला था। छोटे बेटे सत्यम ने आ गए और ने पढ़ने और कोई बिजनेस करने की इच्छा जाहिर की। बुआ ने फूफा जी के LIC के पैसों से उसे फलों का बिजनेस शुरू करवा दिया। बाजार के ठीक बीचों बीच उन्हें एक दुकान भी बहुत कम दाम में मिल गई थी। सत्यम ने अपनी मेहनत से बहुत जल्द ही अपना बिजनेस इतना बढ़ा लिया कि अम्बाला के सफल व्यापार में उसकी गिनती होने लगी। बुआ दोनों बेटों की तरक्की देखकर अपने बीते दिनों को भूल गई। कहते हैं ना कि खुशी के दिन बहुत छोटे होते हैं। बुआ ने अपने छोटे बेटे सत्यम की शादी दीक्षा से करवाई और उसके आते ही कुछ दिनों बाद ही घर का माहौल बिगड़ने लगा। अपने पिता के पैसों का उसे बहुत घमंड था। उसने आते ही हर चीज में फायदा नुकसान देखना शुरू कर दिया था। घर के खर्चे को लेकर दोनों बहुओं में खींचतान होने लगी। दीक्षा ने अपनी माँ की सही पर सत्यम के कान भरने शुरू कर दिए कि वह अपना अलग घर ले ले। सत्यम के पास इतने पैसे थे
तो थे कि वे अपने लिए एक फ्लैट खरीद सके। उसने एक फ्लैट खरीद लिया और अपनी पत्नी के साथ फ्लैट में चला गया। बुआ दोनों बेटों के बीच फंस कर रह गई। अचानक घड़ी पर नजर पड़ी तो देखा 1 बज गए। लंच का समय हो गया था और सारा काम टेबल पर बिखरा पड़ा था। बॉस को मैंने आते ही कहा था कि थोड़ा काम निपटा कर जाऊंगी, और अभी बॉस ने काम मांग लिया तो मैं क्या करूंगी? फिर बुआ के पास भी जाना है। तभी ख्याल आया कि अस्पताल में फ़ोन करके बुआ का हाल चाल पूछ लूं। अस्पताल में फ़ोन लगाया तो पता चला कि बुआ को अब तक होश नहीं आया था। शायद उन्हें 1-2 बोतल खून की चढ़ानी पड़े। बदन में खून इतना कम था कि बेहोशी टूट ही नहीं रही थी। अस्पताल में ब्लड बैंक में फ़ोन करके खून की 2 बोतल मंगवाई और बुआ को चढ़ाने के लिए कहकर मैं बॉस के कैबिन में पहुंची और बुआ की हालत के बारे में बताकर हाफ डे लेकर 10 मिनट में अस्पताल पहुंच गई। बुआ को खून छड़ रहा था, चेहरा बिल्कुल पीला हो गया था। स्टूल खींचकर उनके बेड के पास बैठ गई। बूंद बूंद खून बुआ की रगों में समा रहा था। इतना कतरा कतरा खून देखकर बुआ ने दोनों बच्चों की परवरिश की थी, पर क्या वे बुआ के खून की कीमत समझ पाए थे? बड़े फूफा जी की तेवी वाले दिन एकांत पाते ही मैंने बुआ से उसकी उदासी का कारण पूछा था। हमेशा मेरे साथ अपने सुख दुख बांटने वाली बुआ उस दिन कुछ कहने के बजाय फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रहते बुआ ने जो बताया उसका सार ये था कि बुआ अब बेटों के लिए बोझ हो गई थी। एक दिन बुआ की चचेरी नंद अपने बच्चों के साथ उसके घर आई। पहली बार उसकी नंद अपने बेटे बहू को लेकर आई थी। आते जाते वक्त उसके हाथ में कुछ देना जरूरी था। बुआ ने अपने बेटे से रुपये मांगे तो ये कहकर इनकार कर दिया कि जिस बेटे को आपने बिजनेस शुरू करके दिया है, पापा के LIC के सारे पैसे खर्च कर दिए, उसी से मांगिए। मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, इतना फालतू खर्च नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी आजकल लेन देन का रिवाज नहीं रहा, और ये काफ़ी नहीं है कि मैं आपको अपने घर में रख कर आपका खर्च उठा रहा हूँ। पर बेटे, मैंने तुम्हें भी तो तुम्हारे पापा की नौकरी दिलवाई है। इन्हीं के दोस्तों की दौड़ धूप और उनके पॉइंट मिलाकर ही तो ये घर मिला है। नौकरी दी है तो कौन सा एहसान किया है? मेहनत तो मैं ही कर रहा हूँ ना, और घर भी मेरी बदौलत है, न कि पापा की बदौलत। बुआ इससे आगे और कुछ नहीं सुन सकी। ओह, जिसे वह अपना घर समझ रही थी वह भी उसका नहीं था। अब तो वह उसके बड़े बेटे और बहू का था। बुआ ने अपना सारा सामान उठाया और अपनी नंद से कहकर, जी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप मुझे सत्यम के घर छोड़ दीजिए, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। उन्होंने अपनी नंद को ये एहसास नहीं होने दिया कि वह अपने बेटे से गुस्सा होकर घर छोड़कर जा रही है। पर उसकी नंद ने उसके बड़े बेटे की बात सुन ली थी और वे भी अनजान बनी रही थी, क्योंकि वो भाभी को और दुखी नहीं करना चाहती थी। बुआ की नंद और उसका बेटा बहू उन्हें सत्यम के घर छोड़कर और उन्हें अपने घर आने का न्योता देकर जल्द ही फिर मिलने की बात कहकर अपने घर चले गए। सत्यम घर पर नहीं था, वह अपनी दुकान पर गया था। दीक्षा घर पर अकेली थी। अपनी सास को अचानक वहां आकर देख कर वह आश्चर्यचकित हो गई। आगे बढ़कर उनके पैर छुए और बोली, माँ, अचानक ये कैसे आना हुआ? क्या भैया छोड़ गए हैं? वे अंदर क्यों नहीं आए? नहीं, अमर नहीं आया। मैं तुम्हारी कमला बुआ और उसके बेटे बहू के साथ आई हूँ। वे इसी रास्ते से आने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए थे तुम लोगों से मिले हुए, तो चलो इसी बहाने तुम लोगों से मिल जाते। दीक्षा ने पहले तो उनका स्वागत हंसकर किया, पर जब उनका सूटकेस देखा तो पता चला कि भैया से गुस्सा होकर आई हैं। तो उनके भी तेवर बदल गए, पर बड़ी मिठास से बोली, माँ, ये भी आपका ही घर है?
आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं, पर भैया जी को आपसे ऐसे नहीं करना, आप ऐसे नहीं करना चाहिए था। उन्हें दीक्षा की बात सुनकर दिल को सुकून मिला। लगा अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि उन्हें दूसरों का मोहताज बनकर रहना पड़े। दीक्षा ने उन्हें चाय नाश्ता दिया और उनका सामान गेस्ट रूम में रखवा दिया और आराम करने को कहकर अपनी मम्मी को फ़ोन पर सारी बात सुना दी। रात को सत्यम काम से वापस आया तो माँ को देखकर हैरान हो गया। माँ, कैसे आई आप? आपने मुझे फ़ोन कर दिया होता, मैं आपको लेने के लिए आ जाता। अब तो मैं आ गई हूँ, अब यहीं रहूँगी तुम्हारे पास, उन्होंने सत्यम को जवाब दिया। रात को सबने एक साथ बैठकर खाना खाया, फिर वे सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। सत्यम उन्हें रजाई उड़ाकर आराम से सोने के लिए कहकर अपने कमरे में गया। वे सोने ही जा रहा था कि अचानक उन्हें याद आया कि बहू उसके पास पानी रखना तो भूल ही गई है। वे रसोई से पानी की बोतल और गिलास लेकर आ रही थी कि अचानक बेटे बहू की बात सुनकर उनके कान खड़े हो गए। दीक्षा सत्यम से ये कह रही थी कि अम्मा के कारण हमें कहीं आने जाने में बंदिश हो जाएंगी। हम किसी के घर जा सकते हैं और न ही किसी को अपने घर पर बुला सकते हैं। उनका मन हुआ कि अभी अंदर जाकर उनसे कहें कि मेरे रहते हुए कोई बंदिश नहीं होगी। तुम लोग जहाँ जाना चाहो और जिसे बुलाना चाहो बुला सकते हो। पर वह ऐसा नहीं कह पाई क्योंकि ऐसे में उन पर ही बात आती। वे चोरों की तरह खड़ी होकर उनकी बात क्यों सुन रही थी। धीरे बोली, कहीं माँ सुन नहीं ले तो उन्हें दुख होगा। सत्यम ने आहिस्ता से कहा, पर उन्हें रात के सन्नाटे में वे बात बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी कि दीक्षा ने आगे जो कहा उसे सुनकर तो उनके होश ही उड़ गए। हमारा फ्लैट है कि कितना बड़ा है जो एक अतिरिक्त व्यक्ति को यहाँ रखे। एक कमरा हमारा है, एक ड्राइंग रूम और एक डाइनिंग है और एक कमरा अतिथियों का कमरा है। अगर अतिथि की जगह तरह रहना हो तो वह कमरा दिया जा सकता है। अगर यही जमने का इरादा है तो हो गई छुट्टी। अगले हफ्ते मेरी मम्मी भी आने वाली है। उनके आने तक माँ चली जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, अब सो जाओ। कल सुबह उठकर मैं माँ से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि उनका कब तक यहाँ रहने का इरादा है। सत्यम दीक्षा को चुप कराते हुए कहा। वे उसके आगे नहीं सुन पाई और अपने बिस्तर पर लेटकर घंटों रोती रही और वह सोचती रही कि उनकी परवरिश में क्या कमी रह गई थी। वे सुबह उठी, नहा धोकर नाश्ता किया और सत्यम से बोली, बेटा दुकान जाते वक्त मुझे अपनी बड़ी मौसी के घर छोड़ देना। कल ही तो आई है और आज जाने की बात कर ली। क्या हुआ, क्या है आपको? सत्यम ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी मौसी जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें देखने का मन कर रहा है। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं बड़ी दीदी और जीजा जी से मिले हुए, तो उनसे मिलने का मन कर रहा है। ठीक है, मैं आपको 2-3 दिन बाद मौसी के घर छोड़ दूंगा। अभी आप रहिए। किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? उनका मन हुआ कि कह दे बेटा, किसी से क्या, खुद उनके अपने बेटे ने पहले तो बीबी से कहने पर उसने किनारा कर लिया। अब वो चाहता है कि वह मेहमानों की तरह सिर्फ कुछ दिन उसके पास रहे। उन्हें जिद पकड़ ली कि अभी इसी वक्त मुझे जाना है। पता नहीं तुम्हारी मौसी जी की हालत कैसी है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो बाद में जाकर क्या करूँगी। उसके बाद सत्यम ने उन्हें घर पर और जोर नहीं डाला कि वे वहाँ रुके। वे अपनी गाड़ी से उन्हें उनकी बड़ी बहन के घर छोड़ आया। माँ, कब तक तुम्हें यहाँ रहना है? कब आओगी? मैं तुम्हें लेने के लिए कुछ भी नहीं पूछा और जरा जल्दी से कहकर चला गया। पिछले 1 महीने से वे दीदी के पास ही थी। उन्हें तसल्ली थी कि वे जीजा जी से मिल पाए। हालांकि उन सबको छोड़कर चले गए, पर इस बात का सुकून था कि दीदी की मुसीबत के वक्त उसके साथ थी। बड़े फूफा जी की 13वीं में बुआ से मिलकर ये सारी बात जान पाई थी। अपनी सहेली जैसी
निक्की बुआ की ऐसी हालत देखकर मन उन्हें आश्वासन दिया था। बुआ, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ ही रहोगी। बुआ के चेहरे पर उस उदास माहौल में भी मुस्कुराहट की हल्की सी रेखा दौड़ गई। मेरी बुआ की बहुत विनती थी कि इसलिए मेरे साथ रहने की राजी मेरी बुआ की बहुत बनती थी, इसलिए वो मेरे साथ रहने को राजी हो गई। उस दिन फूफा जी की 13वीं पर हम सब करीब 10 लोग एक गाड़ी बुक करके गए थे और एक आदमी की गाड़ी जगह होने के कारण मैं उसे दिन बुआ को अपने साथ ला ना पाई थी और उन्हें पता देकर खुद गाड़ी पकड़ कराने के लिए कह दिया था। रास्ते भर में बुआ के साथ जाने उनके अपने ही बेटे बहुओं के व्यवहार के बारे में सोचकर बड़ा खराब लगा था। बाद में कार्य की व्यवस्था की वजह से मैं बुआ की बात भूल ही गई थी। तो क्या बुआ मेरे पास आ रही है? उन्होंने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? अचानक बुआ के कराने की आवाज़ सुनकर मैं अतीत की यादों से निकलकर वर्तमान में आ गई। बुआ को होश आ रहा था, फिर आँख अभी बोझिल ही थी। मैंने बुआ के सिर पर हाथ फेरा और उन्हें तसल्ली दी। बुआ, मैं शांति, तुम्हें मेरे पास हो, बिल्कुल ठीक हो। मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया है, ये अभी आते ही होंगे। तुम जल्दी ठीक हो जाओ, हम सब जल्दी घर चलेंगे। थोड़ी देर बाद आए। अभी बुआ को पूरी तरह से होश नहीं आया था। 2 बोतल खून छड़ चुका था, शायद 1 बोतल खून और छड़ाना पड़े। ऐसे में बुआ को अकेले नहीं छोड़ सकती थी, तो मैंने उन्हें घर भेज दिया और बच्चों को खाना खिलाने और उनका होमवर्क करवाने के लिए बारे में समझा दिया और खुद बुआ के पास वहीं बैठ रही थी। बैठे बैठे थक गई थी, कमर मानो अकड़ सी गई थी, आँख भी नींद से बोझिल हो रही थी। उठकर थोड़ा टहलने लगी। टहलते टहलते मन भी इधर उधर भटकने लगा। तो मैं क्या बुआ सचमुच मेरे पास रहेगी? मेरे पति जरा एकांत प्रिय हैं, उन्हें ज़्यादा किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। ऐसे में बुआ का हमारे घर पर रहना क्या उन्हें अच्छा लगेगा? क्या ये बुआ की उपस्थिति अपने घर पर स्वीकार कर पाएंगे? मैंने इस विषय पर उनसे बात तो नहीं की और भावुकता में आकर बुआ को अपने घर पर रहने का न्योता दे बैठी। वो मेरी प्यारी निक्की बुआ है, मेरी सहेली जैसी बुआ, पर बच्चों की बुआ तो नहीं। बच्चे तो उन्हें जानते ही नहीं है। आजकल तो बच्चे को अपने अलग कमरे चाहिए, उन्हें अपना कमरा किसी और के साथ शेयर करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे में अपने 2 कमरों वाले फ्लैट में बुआ को कहाँ रखूंगी? ड्राइंग रूम में दीवान पर सुलाना भी ठीक नहीं है। बिल्कुल अस्थायी प्रबंध लगेगा, फिर आने जाने वाले को भी मुश्किल हो जाएगी। बुआ के कारण कहीं मेरा घर न बिखर जाए तो फिर क्या करूं? बुआ को ऐसे छोड़ भी नहीं सकती। अपने ही विचारों पर गलानी हो रही थी। हम कितने स्वार्थी, अपने आरामे में अपनी दुनिया के आगे सब कुछ देख और सुन नहीं पाते। दिमाग इस कमकश में इतना उलझ गया कि दर्द से फटने लगा। बाहर रिसेप्शन पर गई और नर्स से सिरदर्द की एक टेबलेट लेकर खाई और अस्पताल की कैंटीन में चाय खरीद कर पी ली। अचानक ख्याल आया कि बुआ के दोनों बेटों को फ़ोन करके अस्पताल में बुला लूं। माँ को इस हालत में देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा या हो सकता है उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा हो। कुछ तो शर्म आएगी उन्हें अपने व्यवहार पर। शायद वो लोग लाज के कारण बुआ को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार भी हो जाएं। इससे मेरा भी मान रह जाएगा और बुआ की भी अपने बेटों से नाराज़गी दूर हो जाएगी। इस विचार से मुझे थोड़ी राहत मिली। घड़ी में देखा तो रात के 1 बज रहे थे। इतनी रात को फ़ोन करके उन्हें परेशान करना मुझे ठीक नहीं लगा। सुबह होते ही फ़ोन करके उन्हें बता दूंगी, ऐसा सोचकर मैं निश्चित होकर पास ही पड़े सोफे पर सो गई। रात के करीब 2 बजे थे। नर्स ने आकर मुझे जगाया। मैं हड़बड़ा कर उठी तो देखा कि 2 डॉक्टर बुआ के पास खड़े थे। एक उनकी नब्ज देख रहा था और एक उसकी धड़कन की जांच कर रहा था और नर्स उसकी खून की बोतल उतारने की तैयारी कर रही थी।
शायद बुआ को सोते समय ही साइलेंट अटैक आया था। नर्स ने उन्हें सिर से पैर तक सफ़ेद चादर से ढक दिया था। कितनी निश्चित लग रही थी बुआ, बिल्कुल शांत और निर्विकार भाव से लेटी हुई थी, मानो बार बार घर बदलने के झंझट से मुक्त होकर सदा के लिए अपने घर पहुंचकर बड़े इत्मीनान से सो रही हो। आज बुआ को अपना घर मिल चुका था। अब यहाँ से कोई भी उन्हें निकाल नहीं सकता था। इस घर में न तो वो मेहमान थी और न ही किराएदार और न ही किसी की मोहताज। ये निक्की बुआ का अपना घर था। और फिर मैंने उनके बेटों को खबर दी कि बुआ हमेशा के लिए दुनिया से चली गई, आकर उनका अंतिम संस्कार कर दो। और फिर दोनों बेटे आए और उनका अंतिम संस्कार करके चले गए और हमेशा के लिए उनके ऊपर से बोझ हल्का हो गया। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।